हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 8th चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ये उसका थर्ड पार्ट है। गुलामगिरी। देखिए, जितने भी लीडर आए थे लो कास्ट के, उनमें से ज्योतिबा फुले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर थे। उनका जन्म 1827 में हुआ था और उनकी पढ़ाई जो क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल में उनकी अ, पढ़ाई की थी उन्होंने। और जब वो बड़े हुए थे तो उन्होंने देखा ये सब कास्ट सिस्टम, और ये कास्ट सिस्टम को देखते ही बड़े हुए। और उन्होंने जब बड़े हो गए तो उन्होंने इस बात पर क्लेम भी करा कि जो आर्यन हैं, मतलब अपर कास्ट के लोग हैं, वो खुद बाहर के हैं, वो खुद आर्यन हैं, तो हम पर कैसे मतलब हुक्म चला सकते हैं। जो हम हैं, मतलब हम ट्रू चिल्ड्रन हैं, जो यहाँ के ऑलरेडी मूल निवासी हैं, जो मतलब आर्यन से पहले से रहा करते थे। आर्यन आए, उन्होंने हमारे ऊपर इंडिया पर कब्जा करा, सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। मतलब वो सब्जुगेट का मतलब होता है कब्जा करना किसी ज़मीन पर, किसी कंट्री पर, या किसी की स्टेट पर, उसे कहते हैं सब्जुगेट। उन्होंने आर्यन से बाहर से उन्होंने इंडिया पर कब्जा करा और हम पर ही हुक्म चलाया। और उन्होंने अपनी पावर इस्टेब्लिश की। और कास्ट सिस्टम, और अकॉर्डिंग टू फुले, मतलब फुले का ऐसा मानना था, अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास कोई मतलब एक्चुअल पावर नहीं है, वो खुद बाहर के हैं। और हम यहाँ के रियल मूल निवासी हैं। ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना था कि आर्यंस के पहले यहाँ पर एक गोल्डन एज था, यहाँ पे एक मतलब एक अच्छा टाइम था। बहुत ही सही तरीके से कि किसान खेती करते थे, मराठा राज करते थे। और उन्होंने जो शूद्र हैं, मतलब जो लेबर कास्ट है, और अति शूद्र जो अनटचेबल हैं, और उनकी एक यूनिटी बनाई। और उन यूनिटी बनाकर और उन्होंने सत्याशोधक समाज के इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मतलब यूनिटी बनाकर इन्होंने सत्याशोधक समाज की स्थापना की। 1873 में ज्योतिबा फुले ने एक अपनी किताब लिखी थी गुलामगिरी नाम की। गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी। उसके 10 साल पहले ही लगभग अमेरिका का सिविल वॉर ख़त्म हुआ था, जहाँ पर गुलाम प्रथा को, मतलब जहाँ पे बंधुआ मजदूर वाला कॉन्सेप्ट था, उसको ख़त्म करा था। और ज्योतिबा फुले की ये बुक उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड थी, उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड थी कि जो अमेरिका में ब्लैक स्लेव थे, उन्होंने किस तरह से आज़ादी पाई थी। इस एग्ज़ाम्पल से ज्योतिबा फुले ने मतलब ये जो कास्ट सिस्टम है, इस पर अटैक करा था। और उन्होंने इस बात पर मतलब कंसर्न भी करा था कि जो प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, प्लाइट मतलब होता है दशा। जो अपर कास्ट की वुमेन, वो अपर कास्ट मतलब ऐसा नहीं कि अपर कास्ट का हर व्यक्ति बहुत ही खुश है और हर बहुत सही लाइफ चल रही है उसकी। मतलब अपर कास्ट की वुमेन भी थी, वो भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी। और तो उन्होंने इन सब के लिए काफ़ी कंसर्न करते थे, सोचते थे इनकी कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, जो लेबर कास्ट हैं, लो कास्ट हैं। और इसके लिए कंटिन्यू रिफॉर्म चलता रहा। और 20वीं सेंचुरी में एक दलित लीडर हैं, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में एक मूवमेंट चला, मतलब ग्रेट लीडर हैं, जो कि भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि वेस्टर्न इंडिया से हैं। और साउथ में साउथ में भी जिन्होंने दलितों के लिए बहुत सारा काम करा है, ईवी रामास्वामी। हु कुड एंटर द टेम्पल। अब मतलब मंदिर में कौन एंट्री कर सकता था, किसको परमिशन थी कि मंदिर में चला जाए। देखिए, जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो एक माहर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एज अ चाइल्ड उन्होंने बचपन के रूप में कई सारी अनटचेबिलिटी देखी, हर रोज़ की तरह, मतलब डेली देखते थे उन्हें अपने स्कूल के क्लासरूम में ऑन द मतलब सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। मतलब एक तो वो जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो स्कूल की जब पढ़ाई करने जाते थे, तो एक तो उन्हें बाहर बिठाया जाता था क्लासरूम के, ऊपर से ज़मीन में बैठकर पढ़ाई करते थे। और उन्हें मतलब पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी, जिस नल से अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते हैं। आफ्टर फिनिशिंग मतलब उन्होंने उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद यूएस में फेलोशिप ली थी। हायर स्टडी के लिए, पढ़ाई करने के लिए गए थे वहाँ पर। और 1919 में जब वो वापस आए तो उन्होंने इस पर काफ़ी सारी बातें लिखी जो कास्ट से रिलेटेड है।
और भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में एक मूवमेंट भी चलाया जिसका नाम था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मतलब मंदिरों में प्रवेश करना। और उन्होंने अपनी माहर कास्ट के जितने भी लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते थे, उन्होंने इसके साथ मतलब पूरी टीम के साथ ये मूवमेंट चलाया था। इससे जो पूरे ब्राह्मण हैं उनको काफ़ी गुस्सा आया था, क्योंकि कि अब दलित भी मंदिर का पानी पिएंगे। और भीमराव अम्बेडकर ने 1927 से लेकर 1935 तक इस तरह के 3 मूवमेंट चलाए थे। और वो इस पूरे समाज को दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से इंडिया इंडिया में जो सोसाइटी है किस तरीके से कास्टिज़्म पर बेस्ड है, मतलब कितना ज़्यादा फैला हुआ है जातिवाद। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। देखिए 20वीं सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत हुई। और इसको करा किसने था? जो नॉन ब्राह्मण लोग थे, जो हैज़ अक्वायर एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। मतलब इसको करने वाले ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण कास्ट के नहीं हैं, वो उन्होंने अच्छी एजुकेशन ले ली, ठीक ठाक अच्छा पैसा भी कमा लिया, और वो प्रभावशाली भी हैं, उनकी लोग बाग काफ़ी सुनते हैं। तो ऐसे लोगों ने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत की थी। और ये मतलब दे आर्ग्यू, मतलब उनका ऐसा मानना था कि जो मतलब आर्ग्यू करते थे कि ब्राह्मण जो हैं वो हायर ऑफ आर्यन, हायर का मतलब होता है उनके किसी के वंशज, हेयर ऑफ आर्यन इन्वेडर्स मतलब होता है जो आर्यन आर्यन के वंशज हैं। और आ, जो एक्चुअल मूल निवासी हैं, जो एक्चुअल जो 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 रहते थे साउथ इंडिया में, उन्होंने यहाँ पर आके कब्जा करा है और यहाँ पर उनको गुलाम बनाया है। और जो एक्चुअल जो वंशज हैं, जिसे जिसे द्राविडियन कहते हैं, उन्हें इनको गुलाम बनाया, और वो इस ब्राह्मणवाद को क्लेम करते थे। ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियर नाम से भी जाना जाता है, ये रहे ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और वो एक मतलब एक स्पिरिचुअल लाइफ जीते थे, जिससे उन्होंने कई सारी संस्कृत ग्रंथ पढ़ रखे थे। और बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लेकिन वो जब एक बार किसी दावत में गए, मतलब किसी फंक्शन में या किसी पार्टी फंक्शन में जहाँ खाना खाने के लिए बैठे थे लोग, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह किया गया है कि लोअर कास्ट को अलग बिठाया गया है और अपर कास्ट को अलग बिठाया गया है। तो ये देखकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और फिर इसके बाद उन्हें अ, ये देखकर कि अनटचेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, फिर उन्होंने शुरुआत की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की। और उन्होंने कहा कि मतलब जो ट्रू अपहोल्डर ऑफ ओरिजिन ऑफ तमिल, मतलब जो तमिल के द्राविडियन कल जो तमिल के हैं, जो एक्चुअल हैं, वो मूल निवासी वो हम ही हैं, विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय ब्राह्मण, मतलब उन्होंने बल्कि ब्राह्मण ने आकर कब्जा करा है आर्यंस ने। और उनका ऐसा मानना था हर रिलीजन बराबर हैं, वो हर कास्ट के लोग बराबर हैं, हर व्यक्ति। और ईवी रामास्वामी ने कहा ऐसा कि अगर हमें अ, मतलब फ्री होना है इन सब चीज़ों से, अनटचेबिलिटी से, तो हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पेरियर मतलब जो ईवी रामास्वामी हैं, जो भी हिंदू स्क्रिप्चर है, जो हिंदू ग्रंथ हैं, वो इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे, जिसमें से खास तौर पर मनु है। जैसे मनुस्मृति, और ये भगवद गीता और रामायण को भी मतलब उसके बारे में कहा करते थे। उनका ऐसा मानना था कि ये जितने भी ग्रंथ हैं, मतलब ये अपर कास्ट के लोगों ने अपने लिए अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनाए हैं, ताकि वो महिलाओं पर और लोअर कास्ट के लोगों पर अपना हुक्म चला सकें। मतलब ये उन्होंने अपने खुद के लिए बनाए हैं, जो ये जो रूल्स रेगुलेशन है। ये जो मूवमेंट वगैरह चल रहे थे लोअर कास्ट के द्वारा, ये जो खुलकर अपनी स्पीच को बोलते थे, राइटिंग लिखते थे, उसके बारे में वो मूवमेंट करा करते थे। तो ये सब देखकर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मतलब सोच में पड़ गए, और उन्हें उन्होंने भी मतलब इसके खिलाफ मतलब इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे कि जातिवाद होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने नॉर्थ में सनातन धर्म सभा की शुरुआत की, और भारत धर्म मंडल महामंडल की शुरुआत की नॉर्थ में, मतलब ताकि इसको जातिवाद को सपोर्ट करने के लिए। और इस पर कई सालों तक डिबेट्स चलती रही। जो कॉलोनियल पीरियड था, मतलब अंग्रेज़ों का जो टाइम था, तब तक भी ये सब इन सब चीज़ों पर डिस्कशन चलता रहा, कास्टिज़्म को लेकर।
ब्रह्मो समाज। अब देखिए ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी, और ये आइडोलेट्री और सेक्रीफाइस मतलब मूर्ति पूजा और किसी भी प्रकार के जानवरों की बलि में बिलीव नहीं करते थे। जो ब्रह्मो समाज के थे वो उपनिषद पर विश्वास करते थे, मतलब उपनिषद है उसके अनुयायी थे। और ये क्रिटिसाइज़ किया करते थे जो भी हिंदू और क्रिश्चियन रिलीजियस में जो भी प्रकार के नेगेटिव हैं और पॉजिटिव हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। और एक हेनरी लुइस विवान डेरोजियो हैं, एक इस नाम के व्यक्ति जो कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाया करते थे, टीचर थे। और 1820 की बात है ये। और ये प्रमोट किया करते थे, ये जातिवाद है जो भी सिस्टम है इस पर इनके सवाल उठाया करते थे। और इन्होंने इसी के साथ यंग बंगाल मूवमेंट की भी शुरुआत की थी। और ये जो जितने भी कस्टम है, जितने भी रूढ़िवाद सोच हैं, जो भी महिलाओं को पढ़ने पढ़ने देना, इन इन सब बातों पर ये इनकरेज किया करते थे। द रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इन्होंने अपने अपने गुरु के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि साल्वेशन और सेल्फलेसनेस मतलब सेल्फलेस एक्शन मतलब होता है अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर काम करना। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में। इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त था। ये इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को कवर करा था और इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, जो शिकागो में हुई थी 1893 में। इनका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ मतलब वहाँ इन्होंने वेदांत के बारे में बताया था पूरी दुनिया को। इनका उद्देश्य सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ वेदांत की बातें करना, धार्मिक बातें करना, रिलीजियस बातें भी करना। इन्होंने वहाँ पे इंडिया की जो प्रॉब्लम है, इंडिया के इश्यूज़ हैं, उन पर भी बताया था। जो गरीबी है, जो प्रॉब्लम चल रही हैं। और इनका ऐसा मानना था वहाँ पर भी, इन्होंने कहा कि मतलब हर नेशन के लोग अगर एक साथ आकर मिलें तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर सारे व्यक्ति मतलब सारे ही नेशन के लोग पूरी सारे ही नेशन के लोग जिस तरह से इसमें वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में मिले हैं वैसे भी मिले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी बॉम्बे में। प्रार्थना समाज का जो मेन मोटो था, रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शन मतलब जातिवाद को ख़त्म करना, अबॉलिश चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह को ख़त्म करना, और महिलाओं को एजुकेटेड कराना। और जो बैन लगा है विडो रीमैरिज पे मतलब विधवाओं की शादी करवाना, इस पर ज़्यादा फोकस करते थे। और इनकी जो मीटिंग है ये हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियन टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादातर होती थी। वेद समाज। देखिए वेद समाज की शुरुआत चेन्नई में हुई थी 1864 में। ये वेद समाज जो है वो मतलब ब्रह्मो समाज से काफ़ी इंस्पायर था। मतलब इसका मोटो भी लगभग लगभग सेम था, अ, कि अबॉलिश कास्ट सिस्टम और विडो रीमैरिज मैरिज को सपोर्ट करना। और जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो कि पुरानी रीति रिवाज हैं हिंदुज़म में, उसको मतलब उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। अलीगढ़ मूवमेंट। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के फाउंडर हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जिसकी शुरुआत की गई थी 1875 में। बाद में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट जो है जिसने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, और इसका ज़्यादातर मोटो शिक्षा पर ही रहा है। सिंह साहब मूवमेंट। सिंह साहब मूवमेंट की शुरुआत भी सिख के द्वारा की गई थी, जो सिख होते हैं 1873 में अमृतसर में की गई थी। और बाद में इसको लाहौर में भी इसका सिंह साहब मूवमेंट चलाया था। इसका मतलब ये इसलिए चलाया था, जो भी सुपर स्टिशन है, कास्ट सिस्टम है, उसको अबॉलिश करना समाज में। और अ, और सबको एक साथ मतलब समान नज़रिए से देखना। दे प्रमोट एजुकेटिंग अमंग द सिख मतलब सिख सबको पढ़ाना, सिखों को भी। और इंस्ट्रक्शन विथ सिख टीचिंग मतलब सिख की जो टीचिंग है वो पूरे समाज में फैलाना। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है।